Today we are going to start the new part of the physics. Very good. Good evening, Abhay. New part of the physics. और वो कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स. गुड इवनिंग पुलकित. उसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं. हालांकि ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसको काफी काट छाट कर सिलेबस में बहुत कम कर दिया गया है. सबसे ज्यादा जो कटत हुई है वो मॉडर्न फिजिक्स में ही हुई है ना. मॉडर्न फिजिक्स. तो मॉडर्न फिजिक्स में आप देखेंगे सबसे पहले आता है ड्यूअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन. समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा आज आप लोगों को. फिर उसके बाद आता है एटम. फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियाई. और फिर उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स. ठीक है ना. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं. क्या बताने वाला हूं समझिए कि सबसे ज्यादा बोर्ड के लिहाज से सबसे ज्यादा जो कटौती हुई है सिलेबस में, जो कटिंग हुई है वो मॉडर्न फिजिक्स में ही हुई है ना. और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा काट छाट मॉडर्न फिजिक्स में हुई है ब्लर है. ब्लर तो नहीं होना चाहिए क्या? सब नहीं आ रहा, सबको नहीं आ रहा होगा, नहीं तो सब बोलते हैं. तो सबसे ज्यादा काट छाट जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में ही हुई है ना बेटा. ब्लर है क्या? सबको ब्लर दिख रहा है? यस सर. यस सर. चलो मैं चेंज कर लेता हूँ नेटवर्क. 2 मिनट वेट का. अब सही है? यस सर. यस सर. हाँ अब सही. तो मुझे बता दिया करो. आई हैव टू नेटवर्क इसीलिए ले रखी है मैंने, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत हो तो मैं कर सकूं. कभी अभी लिए रिसेंटली 2-3 दिन पहले ली नहीं थी. तो ये ड्यूअल नेचर एटम और न्यूक्लियाई. तो इंपॉर्टेंट बात मेरी समझो आप, है ना, कि व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू. जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं. देखो ये जो चैप्टर है, द चैप्टर आर हियर, है ना. अपन देखें तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जैसे ड्यूअल नेचर जो वो 4 मार्क्स का है, ये दोनों मिला के 6 मार्क्स के, और ये आपका 6 मार्क्स. तो 6 + 6 + 4 अराउंड ये जो पूरी यूनिट होती है मॉडर्न फिजिक्स, इट इज अराउंड 14 to 15 मार्क्स. बिकॉज वेटेज तो हमेशा फ्लक्चुएट करता है. 14 से 15 नंबर की है ये मॉडर्न फिजिक्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है. अब ये पहले ही छोटी थी, पहले ही बहुत छोटी यूनिट थी, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर छोटा चैप्टर है, एटम छोटा है, न्यूक्लियाई छोटा है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स छोटा है. और क्या किया इसमें, और अभी काट छाट कर दी, सिलेबस और कम कर दिया. अब आप सोचो न्यूक्लियाई के अंदर बहुत ज्यादा सिलेबस को कम कर दिया, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा कर दिया. ठीक है. एटम तो पहले ही छोटा था, ड्यूअल नेचर में कुछ नहीं कटा. एटम पहले ही छोटा था, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बहुत छोटा जो है सिलेबस को कर दिया, बहुत कम कर दिया. यहाँ पर मैं आपको भेजूंगा भी क्या सिलेबस, नया सिलेबस. तो मतलब आप ये समझिए कि 14 to 15 मार्क्स को पढ़ने के लिए, है ना, मेरे को वही लगेगा 25 डेज, 20 दिन में, 20 to 25 डेज में मैं ये मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा. तो आप सोचिए, तो ऑप्टिक्स आपकी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के, जो कि बहुत टफ है, समझ रहे हो आप. रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स टफ है. तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिलाकर जो है वो आपको 15 मार्क्स देती है. और यहाँ पर वो कि कितनी टफ है, बहुत टफ है. और ये इतना इजी पार्ट है, इसको आप आराम से पढ़ोगे तो यू विल बी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको लगेगा कि आप आसानी से इसमें 14-15 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो. तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है फिजिक्स का, है ना. आप 12th में हम पास कराने के लिए बच्चे को ये देखते हैं, तो कई बच्चे इसको ध्यान से नहीं पढ़ते तो फिर मिस कर जाते. सो दिस इज द थिंग. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर अपन आगे. तो इसलिए मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और ना, और एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये सब लिंक आपस में. एक भी चैप्टर छूटा तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, है ना. ड्यूअल नेचर में तो कुछ डिलीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको नया सिलेबस भी भेज रहा हूँ. जहां डिलीट हुआ वहां भेज दूंगा. ड्यूअल नेचर तो पूरा ही पढ़ाएंगे आपको. ड्यूअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन. अब ड्यूअल नेचर, मैटर एंड रेडिएशन. देखो बेटा क्या होता है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, उसी पे सारी की सारी चीजें, कुछ भी मतलब अलग कुछ भी नहीं है. आप बोलोगे कुछ और अलग है इसमें, और कुछ भी नहीं है.
तो यहाँ पर शुरुआत जो होती है, द स्टार्टिंग विच वी विल हैव, स्टार्टिंग जो होती है, सबसे पहला जो टॉपिक अपने को पढ़ना होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन, है ना। अपने को जो पढ़ना है, समझना है, दैट इज इमिशन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आता है मेटल से, ना, हाउ इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ मेटल। तो अलग अलग तरीके हैं, है ना। आप देखो सबसे पहला जो तरीका है वो है थर्मोनिक इमिशन, ठीक है, थर्मोनिक इमिशन। और अगला जो है वो है कैथोड इमिशन, अगला जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और अगला जो है वो है क्या, सेकेंडरी इमिशन। दीज आर तो ना, तो आप समझ लो अच्छे से क्या क्या तरीके हैं। थर्मोनिक इमिशन, कैथोड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और सेकेंडरी इमिशन, है ना। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हो। अभी समझ आप, अपने को कौन सा पढ़ना है, अपने को ये वाला पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कौन सा मिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। देखो हार्मोनिक इमिशन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस को आप हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और बाहर आ जाएगा, वो थर्मोनिक इमिशन हो गया। कैथोड इमिशन क्या हुआ कि मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस को नेगेटिवली चार्ज कर दो तो कैथोड बन गई, उसके आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, वो आपका कैथोड इमिशन हो गया। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी इमिशन क्या, कि जैसे ये आपकी मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आकर इससे टकराया, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी दी इसको और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो ये है, इनका अपने इसको मतलब नहीं है, ये अपने को कोई पूछने वाला नहीं है कौन सा क्या होता है, बस अपने को क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यू हैव टू स्टडी अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में अपने को पढ़ना रहेगा और उसी पे अपने को ध्यान देना है, ठीक है बेटा। विच वी हैव टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अपने को पढ़ना है, इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, चलो व्हाट वी हैव टू स्टडी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही अपने को पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। देखो फोटो इलेक्ट्रिक, इसको बहुत ध्यान से, इसको अच्छे से समझना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो अगर अपन देखें तो फोटो प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो टर्म बनाई है फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, इट इज फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन को मिलाकर क्या बना है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बना है। सबसे पहले अपन इसको समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन विच इज इमिटिंग, जो इलेक्ट्रॉन अपन इमिट कर रहे हैं, दैट इज इमिटेड विद द हेल्प ऑफ फोटोन। फोटोन की हेल्प से क्या होता है बेटा, इमिट होता है। तो कुछ बेसिक चीजें वो अपन पहले समझेंगे और फिर उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो अपन देखेंगे। देखो जैसे मान लो दिस इज अ मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस, और मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है। क्या गिरती है बेटा, लाइट, है ना, लाइट गिरती है ना। यही अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, लाइट गिरती है। और जब लाइट गिरती है तो इट इज अ लाइट, लाइट गिरती है, ठीक बेटा। अच्छा, छोटी छोटी बातें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम आएंगी, पहले वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको चलूंगा। तो सबसे पहली बात तो मुझे एक बात बताओ कि एनर्जी ऑफ
ईच फोटोन क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ ईच फोटोन? एक फोटोन की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? आप लोग सब पता है, आप लोगों को वही पूछ रहा हूं मैं जो पहले पढ़ा हुआ। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन? H nu. हाँ बेटा बोलिए, क्या होता है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन? अभी एक बच्ची ने बोला एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ध्यान देना। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होता है एच एफ। क्या होता है बेटा? एच एफ। वेरी गुड, ध्यान रखना, मैं हर एक चीज बताता चलूंगा। जिसमें एच क्या होता है? एच तो होता है प्लांक कांस्टेंट, और एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जो फोटोन इमिट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक बेटा, तो एक फोटोन की एनर्जी जो है वो क्या है? एक फोटोन की एनर्जी क्या है? एच इज प्लांक कांस्टेंट, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फोटोन की फ्रीक्वेंसी है जो भी फोटोन आ रहा है। ठीक बेटा, इसको लिख लो सबसे पहले। तो मतलब यहां पर क्या होता है? लाइट के अंदर क्या होता है? लाइट कंटेन्स मेनी फोटोन्स। लाइट के अंदर क्या होता है बेटा? फोटोन्स होता है। दिस इज ए लाइट बीम, और लाइट बीम के अंदर इट कंटेन्स मेनी फोटोन्स, खूब सारे फोटोन होते हैं इसके। ठीक बेटा, दिस इज ए लाइट बीम विच कंटेन्स मेनी फोटोन। ये सारी चीजें अपने को समझनी है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच। अब अगली चीज है, अब देखो एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये सब चीजें काम में नहीं बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूं। एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? खूब सारी रेस, खूब सारी रेस यानी खूब सारे फोटोन्स, है ना। तो एनर्जी ऑफ बीम ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, इक्वल टू एन एच, जिसमें एन क्या होगा? व्हाट इज एन? बताओ मेरे को, व्हाट इज एन? एक तरह की टोटल एनर्जी होगी, एन क्या है? Number of photons. Number of electrons. What Number is of n? photons in the beam. हाँ, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ फोटोन, ध्यान दो, इट इज टोटल नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है बेटा, तो अगर एक फोटोन का ही होता है तो n कितना हो जाता है? 1। और टोटल नंबर देखने हैं तो पूरे के अंदर देखने हैं तो दैट इज NHF, है ना। सारी चीजें ध्यान से देखनी, एक एक चीज मैं बताता चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये आ गया। तो अब अपन ने बात कर ली किसकी? कि लाइट है वो आ गई है, किस पर आ गई है? मेटल सरफेस पे आ गई है और आकर गिर गई है, और उस लाइट की एनर्जी कितनी? NHF। कितनी है बेटा? NHF। N इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन, HF जो है प्लांक कांस्टेंट, और F फ्रीक्वेंसी। अब देखो, आप समझना सारी चीजें। तो यहां से एक चीज मैं लिख सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये सारी बातें अपनी कॉपी में लिख लेना आप लोगों ने, नोट। इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां से देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो NHF आया। क्या है बेटा? NHF। मतलब N क्या? नंबर ऑफ फोटोन्स, H इज द प्लांक कांस्टेंट, और F क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि एनर्जी ऑफ लाइट, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार ये चीज अपने को आएगी कि एनर्जी ऑफ लाइट जो है ना, किसी भी लाइट में जो एनर्जी है तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर किसी लाइट के अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी भी उस लाइट की क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, बाय द फॉर्मूला E इक्वल टू HF। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ अभी मैं लाइट आई है, अभी मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, लाइट बीम जो आ रही है उसकी एनर्जी की बात की है, ठीक है। फॉर्मूला होता है HF, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ना। दिस इज द थिंग। तो अब अगर ये आ गया,
अब आप एक बात सोचो, अब क्या होगा समझना, है ना? क्या होता है बेटा कि जैसे ये मेटल की सरफेस है और मेटल की सरफेस, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, है ना? एक्सपेरिमेंटल तो अभी हमने चालू नहीं किया, थ्योरेटिकल चीजें जो इससे काम आएंगी अपने को वो बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, जैसे ये मेटल की सरफेस है। अब मेटल का एक मॉडल होता है जिसको सब पढ़ते हैं, सी मॉडल ऑफ एटम। क्या पढ़ते हैं? सी मॉडल ऑफ एटम। आप सबने पढ़ा होगा कि मेटल को अपन जब भी अपन पढ़ते हैं तो सी मॉडल पढ़ते हैं। सी मॉडल क्या होता है? क्योंकि मेटल हैज लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन क्या मानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है मेटल का वो तो बिल्कुल नीचे ऐसे साइकिल, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे साइकिल, और जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज फ्री, जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं दे फ्लोट्स ओवर द मेटल। ये मॉडल होता है। तो ये मॉडल इसलिए होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रहते हैं, तो सरफेस पे जो रहते हैं, जैसे आप एक बात समझिए, जैसे अपने इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो बॉर्डर अगर कोई भी लड़ाई होगी तो सबसे पहले किस पे किसका नुकसान होगा? जो बॉर्डर स्टेट है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जेके, है ना, इन सब का ज्यादा नुकसान होगा, है ना? और इसी से आप देखते हैं कि ज्यादातर लोग सेना में कहीं भी आप जाते हैं तो ज्यादातर लोग यही होते हैं, है ना? राजस्थान रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, ये सब, ये सारे मतलब राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, इन सब के लोग ही आपको ज्यादा मिलेंगे, मतलब यूपी के बॉर्डर स्टेट्स के लोग ही आपको ज्यादा मिलेंगे फौज वगैरह में, आर्मी वगैरह। बाकी साउथ वालों को तो क्या मतलब है, आपको कभी बहुत कम लोग मिलते हैं क्योंकि वो तो बॉर्डर स्टेट नहीं है। तो ये वैसे ही बॉर्डर जैसा काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेटल की सरफेस पे रहते हैं, वो फ्री रहते हैं। तो जैसे ही लाइट इस पर गिरती है तो क्या होता है, लाइट के अंदर क्या होता है, फोटोन, फोटोन्स होते हैं। वो फोटोन क्या करेंगे, एक मान लो एक फोटोन की बात करें तो वो फोटोन क्या करेगा, फोटोन, ये फोटोन, फोटोन है, फोटोन, फोटोन आकर इस पे गिरेगा। अब ये जो फोटोन है, फोटोन, ये फोटोन आता है और आकर इलेक्ट्रॉन से टकराता है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कॉलिजन होता है। फोटोन लाइट के अंदर होता है और वो आकर सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है या मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उससे आगे टकराता है। जब कोई भी दो चीजों का कॉलिजन होता है तो दोनों मोमेंटली किस में आते हैं? एट द टाइम ऑफ कॉलिजन दो बॉडीज किस में होती हैं? एट द टाइम ऑफ कॉलिजन दो बॉडी किस में होती है बेटा? जब दो बॉडीज आ रही हैं और ऐसे रेस्ट पर होती है, वेरी गुड, रेस्ट पर होती है, राइट, रेस्ट, और रेस्ट पर होती है, हाँ बिल्कुल सही है। और ये जो फोटोन होता है, फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास होता है 0। मतलब जैसे ही आप फोटोन को रेस्ट में ले आओगे, फोटोन का रेस्ट मास कितना हो जाएगा? 0। नो मास ऑफ फोटोन, फोटोन का कोई मास ही नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा, रेस्ट मास 0 हो जाएगा। अब फोटोन का रेस्ट मास 0 हो गया तो फोटोन का मास 0 हो गया, जैसे ही कोलाइड किया इलेक्ट्रॉन से फोटोन का मास 0 हो गया। और आपको पता है एनर्जी कैन नॉट रिसाइड विदाउट मास, एनर्जी मास के बिना रह नहीं सकती है। तो फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे देता है? इट गिव्स ऑल इट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है। और वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो ऐसे एक मेटल सरफेस जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इट इज हाउ ए मेटल सरफेस और ए फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ फोटोन। इस तरह से करती है, फोटोन आता है, टकराते समय रेस्ट पे आता है, इस तरह से ये कहानी होती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन आया, है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन आया, फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी, है ना बेटा। तो फोटोन ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन, फोटोन क्या करता है, अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का, आफ्टर striking मेटल सरफेस, मेटल सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है बेटा। इसको लिख सकते हो सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, अच्छा लिख लिया होगा। अब देखो समझना, तो यहाँ पर फोटोन आकर टकरा रहा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, मैंने क्या बताया? फोटोन का रेस्ट मास 0 क्यों होता है? ये रहा फोटोन का मास का फॉर्मूला, ये होता है ना m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय 6, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा फोटोन के मास का, है ना, जो फॉर्मूला ऑफ फोटोन का मास है।
अब देखो, तो ये यहाँ पर आया, तो फोटोन आया और आकर लाइट इलेक्ट्रॉन आया और आकर टकराया, टकराकर उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। और अब इलेक्ट्रॉन, अब अगली जो चीज आती है वो, अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, किससे आई? फोटोन से आई। अब इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है कि वो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ लो, वो इस बात पे निर्भर करता है, वर्क फंक्शन। किस पे निर्भर करता है बेटा? वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन, है ना। अब आप सबको पता है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, ऑल ऑफ यू नो। मुझे बताओ क्या होता है वर्क फंक्शन? कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो? वर्क फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज वर्क फंक्शन? ऑल ऑफ यू नो, सबको पता है। मुझे बताओ व्हाट इज वर्क फंक्शन? ये चीजें समझोगे तभी होगा बेटा, अदरवाइज तो आगे अपन कितना कुछ भी पढ़ ले। Sir, minimum amount of energy which is required for an electron to come out of the surface of metal. हाँ देखो, वेरी गुड। हाँ, मिनिमम एनर्जी, हाँ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी required by electron to come out of metal surface, ठीक है बेटा। तो सबसे कम एनर्जी जो है वो आपको चाहिए, समझ लो, इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए, उसे अपन वर्क फंक्शन कहते हैं, दैट इज नॉन एज वर्क फंक्शन। समझ लो, सिंबल इसका फाई नॉट होता है। क्या होता है बेटा? फाई नॉट। फाई नॉट क्या सिंबल होता है? फाई नॉट, सिंबल फाई नॉट होता है। तो जो मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? वर्क फंक्शन, दैट इज नॉन एज वर्क फंक्शन, है ना। अब आ जाओ, इसको लिख लो एक बार अच्छे से, हर एक चीज बताता चलूंगा मैं। लाइट आई, लाइट की एनर्जी h न्यू है, ठीक है। लाइट आकर पड़ी तो लाइट ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी। अब इलेक्ट्रॉन का बाहर आना या ना आना इस बात पे डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे, ठीक है बेटा। अब देखो आगे देखो, अगला स्टेप है ना। अब क्या अगली बात क्या है कि इफ, मान लो अब क्या हो रहा है ना कि if light of incident energy is less than वर्क फंक्शन, अगर ये जो लाइट जो पड़ रही है इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? No, sir. नहीं आएगा। No, sir. If light of incident is less than phi naught, electron will not come out of surface, सरफेस से बाहर नहीं आएगा, which means नो फोटो इलेक्ट्रिक। इस चैप्टर में बहुत थ्योरी है बेटा, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी है। नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं, इसका मतलब कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले, है ना, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए सबसे जरूरी क्या, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टू टेक प्लेस? बताओ क्या होना चाहिए कि लाइट जो पड़ रही है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? Light energy to be more than work function. Light of incident energy is more than finite electron will come out of surface, which means photoelectric emission will take place. ठीक है, which known as photoelectric emission will take place। इसका मतलब जो एनर्जी है that is greater than work function, इक्वल टू हो तो भी आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस को तो लीव कर ही देगा, बाद में एनर्जी होगी कि नहीं होगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ने से पहले, है ना, ये अपने को पढ़नी होती है, तो ये लिख लो बेटा। अब देखो, अब यहां से एक एक चीज बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी में जब नोट्स पढ़ाओगे ना और जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको लगेगा, और इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके इधर उधर कुछ भी नहीं देखना,
इनके इधर उधर और कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, और किसी बुक से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं इन चारों चैप्टर में, क्योंकि और कुछ है ही नहीं बाहर इसके, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल, तो कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है बेटा? कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट must be greater than equal to work function of matter. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर या बड़ी होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, समझना, है ना, मिनिमम एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से सारे जो टर्म्स है अपने वो अपने को समझेंगे, है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, क्या कहते हैं बेटा उसको? कम से कम एनर्जी जो आपको चाहिए। मैंने क्या बोला कि आपकी जो एनर्जी ऑफ दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मतलब इसके बराबर या इससे बड़ी होनी चाहिए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज क्या बेटा? इज क्या कहते हैं बेटा उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझना हाँ, फोटो इसको क्या कहते हैं? इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, विच इज मतलब ये मिनिमम। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला वर्क फंक्शन है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होती है इसकी एनर्जी, ध्यान रखना, है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्जन आना चाहिए, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इक्वल टू एच न्यू का, तब मेरे को पता चलेगा किसको कितना आ रहा है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैंने बोला कि मान लो किसी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बाहर लाने के लिए? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू भाई ये इसकी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? यही होगी वर्क फंक्शन। ये मिनिमम मतलब ये ग्रेटर देन होना चाहिए इससे या बराबर हो, तो कम से कम ये इसके आगे ऊपर कुछ भी 10 से हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा इमिशन, लेकिन मिनिमम 10, व्हिच इज नोन एज इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। ये दिस, ठीक बेटा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, है ना, वर्क फंक्शन। और आपको पता है कि थ्रेशोल्ड ये एनर्जी जो है, वर्क फंक्शन इक्वल टू एनर्जी थ्रेशोल्ड। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। हाँ, एच एफ। क्या होता है? एच एफ। न्यू बोलना छोड़ दो, एच एफ, है ना। तो एच ना, तो फाई नॉट इक्वल टू क्या आएगा? एच एफ। अब ये जो एफ जो है वो आपका थ्रेशोल्ड आएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी थ्रेशोल्ड, और इसको कई बुक्स वगैरह में ऐसे भी लिखा जाता है, एच एफ नॉट भी लिखा जाता है, और इसे अपन क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। दिस इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी, ये आप लिख लो, समझ रहे बेटा। तो ये कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो ये इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल। आप लोग ये मत समझो कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे पता है, लेकिन वो अलग, मतलब वो चंपू लाल जैसे पढ़ते हो लोग, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन आया गया, बस उसमें कोई न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं होती। यहाँ पर न्यूमेरिकल अप्रोच होती है, बहुत खतरनाक। तो इसलिए मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ। अभी देखो तुम्हारे होश उड़ जाते हैं, ये लिख लिया होगा, अब ये आ गया, अब ये आ गया। तो अब कम से कम एनर्जी जो चाहिए उसे अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है बेटा। एंड दैट इज इक्वल टू आपका वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन जो है वो एच एफ नॉट के बराबर है। दिस इज मिनिमम एनर्जी,
minimum energy for ejection of इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी, ठीक है बेटा, ये एफ नॉट, तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी, दिस इज द मिनिमम। तो मुझे बताओ ये एफ नॉट क्या होता है? एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और एफ नॉट, इसको आप ये भी लिख सकते हो, एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और ये क्या होती है? दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। भाई ये मिनिमम एनर्जी है, तो ये मिनिमम होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू, बेटा 40 मिनट्स के बाद सबको दोबारा ज्वाइन करना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, कम से कम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उसे अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक बेटा, ये तो बहुत आसान है, आप सबको पता है, ठीक बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ध्यान देना सारे बच्चे, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, फाई नॉट एच, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, तो इट कैन बी रिटन एज एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट क्या होता है? व्हाट इज लैम्डा नॉट? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, और